एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे। और इस वीडियो में क्या होने वाला है, इस वीडियो में बहुत तुम्हें बता दूं कि जो लास्ट क्वेश्चन था हम लोगों का, जो हम लोग कर रहे थे, वो जो पिछली वीडियो में कवर हो चुका था, पार्ट 8A था, जो याद करना आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल था उसका इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और ऑल दो क्योंकि वो क्वेश्चन इतना ज़्यादा लेंदी था, लंबा हो रखा था, और उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स में मुझे काफ़ी समय देना था समझाने के लिए, जैसे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वाली एडजस्टमेंट थी एंड ऑल दैट। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इसी वीडियो में आए हो तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आई बटन पे लिंक दे के रखा हुआ है, उस वीडियो पे जाओ, पिछली वीडियो को प्लीज़ चेकआउट करो, क्योंकि वहाँ से ही ये क्वेश्चन स्टार्ट है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट है। और यहाँ पर इस वीडियो में उस क्वेश्चन को हम लोगों ने कंटिन्यू किया है एंड फाइनल वीडियो है उस इलस्ट्रेशन के लिए, या जो भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वहाँ पे जर्नल एंट्रीज कर दी थी, यहाँ पे बैलेंस शीट कवर करने वाले हैं हम लोग इस क्वेश्चन की, इलस्ट्रेशन नंबर 3 आईसीआई स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को जाकर के ज़रूर देखना। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम का जो चैनल है हम लोगों का उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर के पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लो, जहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन जो दे रखे हैं जिससे मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, तो प्लीज़ उसे जाकर के निकाल लो। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से दे रखी होगी, क्वेश्चन दे रखा होगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हो उसे। ठीक है, तो वैसे ही इलस्ट्रेशन 3 है आईसीएस स्टडी मटेरियल का। तो प्लीज़ हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या कर रहे थे भाई? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अपना भाई चल ही रहा था। जर्नल एंट्रीज लास्ट वीडियो में कवर हो गई थी, यहाँ पे बैलेंस शीट कवर होने वाली है। मेरे को फॉर्मेट मैंने पहले से ही तुम लोगों के लिए डिजाइन करके रख लिया है कि भाई ज़्यादा टाइम ना बर्बाद हो हम लोगों का। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो लास्ट वीडियो था, जिन्होंने भी देखा है, पूरा देखा है, बहुत अच्छी बात है। एक रिक्वेस्ट ये है कि लास्ट में जितनी भी जर्नल एंट्रीज हो, मैंने क्या बोला है, उन्हें नोट कर लेना, वीडियो पॉज कर लेना, प्लीज़ उन्हें नोट कर लेना, समझ लेना, उस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद ही यहाँ पर आना। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, शुरुआत के कई देर वीडियो इसी वजह से थोड़ी लंबी कर दी है मैंने, बोल बोल करके कि पिछली वीडियो पे जाओ, पिछली वीडियो पे जाओ। तो प्लीज़ पिछली वीडियो पे चले जाना, उसका लिंक मैंने दे रखा था। ठीक है, तो बात ऐसी है कि हम लोग बैलेंस शीट यहाँ पे कवर करने वाले हैं, और जर्नल एंट्रीज जो आप पिछली वीडियो में कर रखी थी वो तुम लोगों ने नोट कर रखी होगी, आप लोगों ने नोट करी होगी, प्लीज़ उसका रेफरेंस देते जाना, क्योंकि जो बैलेंसेज हम लोग यहाँ पुट करेंगे वहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैं भी ज़रा बैलेंस शीट बनाने वाला हूँ। यहाँ पर क्या था, कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम था ए एंड कंपनी। एंड रिड्यूस लगाना होता है। एंड रिड्यूस एक तरह का कलंक है, ठीक है, जो हर एक कंपनी के बैलेंस शीट पे लग जाता है जब किसी कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, 31 दिसंबर 2001 को थी, तो यार 1 अप्रैल क्यों लिख रखा है मैंने, गलत कर दिया है। 31 दिसंबर 2001 टाइप का था ना, तो 1 जनवरी 2002 हम लोग डेट ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, बाकी ठीक है। पार्टिकुलर नोट्स और अमाउंट दे रखा है, नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ बनाने वाले। तो हम लोग जल्दी से पहले स्टार्ट कर देते हैं अपना काम। सबसे पहले क्या होने वाला है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज आएगा, और कुछ नहीं आएगा। फिर उसके बाद हम लोगों का क्या आने वाला है, सबको मालूम है, शेयर होल्डर्स फंड्स आने वाला है। उसमें क्या आने वाला है, शेयर कैपिटल आने वाली है। ठीक है, फिर हम लोगों का रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा। एक काम करूंगा मैं किसी दिन, ये जो शेड्यूल 3 वाली बैलेंस शीट है, इसके जो आइटम्स होंगे केवल स्पेसिफिकली इनके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिससे क्या होगा, जैसे ये चैप्टर हो गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है और अमेलगमेशन है और कंसोलिडेशन, जो चैप्टर्स आगे कवर होने वाले अपकमिंग वीडियोस में, उसको समझने के लिए उसमें और आसानी होगी, क्योंकि कई लोगों को फॉर्मेट्स में दिक्कत होगी, जैसे डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स होंगे तो शायद उनको उतना फॉर्म क्लियर ना हो। मे बी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी क्या पता थोड़ी बहुत अगर कम हो, तो मेरी तरफ से ये आप लोगों के लिए हो जाएगा कि मैं पहले से बैलेंस शीट भी आप लोगों को कवर करा दिया करूंगा। ठीक है, खैर, रिजर्व्स एंड सरप्लस। आगे बढ़ते हैं। इन लोगों के पास शेयर होल्डर्स फंड्स हो गए, और आगे बढ़ो तो तुम लोगों को क्या दिखेगा, नॉन करेंट लायबिलिटीज दिखेगी। नॉन करेंट लायबिलिटीज पे आते हैं। नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटीज हो गई।
नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या था इनके पास, याद करना 6% डिवेंचर्स थे, पार्ट पेमेंट वाली लाइन याद है, मैंने बार बार बोला था पार्ट पेमेंट वाली जो हुए थे 6% डिवेंचर्स, उसके बाद याद करो 8% डिवेंचर्स भी नए इशू हुए थे 1,30,000 रुपए के। जिसने अच्छे से वीडियोस देखी हैं उसे सब समझ में आ रहा है, ठीक है, जिसने नहीं देखी है या जो देख करके भूल गया है उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो किस में आते हैं डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, लंबे समय तक जो तुमने भीख मांग रखी है उस पे आते हैं, ठीक। प्लीज विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी कंपनी जिसने डिवेंचर्स ले रखे हैं, ऑफेंड मत हो जाना यहाँ पर, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई, और हम लोगों के पास फिर कुछ नहीं है, हम लोगों को करंट लायबिलिटीज पे आ जाना है। करंट लायबिलिटीज पे आ जाना है, ठीक है। करंट लायबिलिटीज के नाम पे इनके पास क्या है, करंट लायबिलिटीज में इनके नाम पे इनके पास ट्रेड पेबल्स हैं। बैलेंस शीट देखते चलो, जब भी ये बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे दो चीजों पे ध्यान रखना, जो जर्नल एंट्रीज तुमने पास कर रखी हैं उस पे थोड़ा सा याद रखना, और जो तुमने बैलेंस शीट जो गिवन हो रखी है क्वेश्चन वाली उस पे ध्यान रखना। ये दो चीजों पे ध्यान रखना, तो हम लोगों की बैलेंस शीट कभी ऐसा होगा ही नहीं कि मैच ना हो, और बहुत ही कम चांसेस हैं। थोड़ा चांस तो रखोगे ना, क्योंकि बैलेंस शीट बदनामी इसलिए है, किस लिए, मैच ही नहीं होती है, ठीक। बैलेंस शीट का काम क्या है, मैच ना होना, लेकिन हमारा काम क्या है कि मर मर के भी उसे मैच कराना। ट्रेड पेबल्स हो गए, और कोई हम लोगों के पास करंट लायबिलिटीज है, याद करो कुछ है क्या, कुछ तो होगा, अरे कुछ तो होगा यार, कुछ तो होगा, हाँ कुछ तो है। क्या है, पहले बैलेंस शीट चेक करते हैं। ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बैंक ओडी दे रखा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। यार याद करो, एक वर्किंग नोट 2 बनवाया था, हमेशा एक वर्किंग नोट बनता था मेरी तरफ से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का, लेकिन उस क्वेश्चन में मैंने बैंक अकाउंट भी बनवाया था वर्किंग नोट नंबर 2 के नाम से। वहीं पे हम लोगों ने बैंक ओवरड्राफ्ट भी कैंसिल ऑफ कर दिया था, याद करो। बाय बैलेंस होता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, बैंक अकाउंट बना रहे हो तो देखो क्या होता है, जैसे बैंक अकाउंट बन रहा है, फिर से ये फालतू का रिकैप करा रहा हूं मैं, बैंक अकाउंट बन रहा है, अगर यहां से हम लोग बैलेंस स्टार्ट करते हैं तो ये तो बैलेंस हो गया भाई अपना, ठीक है। ये तो हम लोगों का डेबिट बैलेंस है, यानी कि बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। लेकिन इन केस बैंक ओवरड्राफ्ट है, यानी जितना तुम्हारे पास पैसा नहीं है लेकिन तुमने बैंक से ज्यादा पैसा निकाल के रखा हुआ है, तो यहाँ पे भाई बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है। तो हम लोग जब भी ओवरड्राफ्ट का बनाते बैंक अकाउंट ही है, काम तो बैंक से ही हो रहा है ना। ओवरड्राफ्ट होगा तो यहां से स्टार्ट करेंगे, अगर कैश बैलेंस होगा तो हम लोग इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो याद करना, जब ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हुआ करता था तो यहां आता था, कई सारा कैश आया था, कई कैश गया भी था, तो आखिरी में हम लोगों के पास एक क्या कहते हैं ओपनिंग बैलेंस बच गया था, याद आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस हम लोगों के पास एक बच गया था। तो यानी बैंक ओवरड्राफ्ट तो है ही नहीं, इतना बता दिया है फालतू में। खैर किसी को समझ में आ गया होगा, ये कंसेप्ट बार बार रिवाइज हो जाते हैं इसी तरह से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट है नहीं, अदर करेंट लायबिलिटीज का नोट चेक करो जरा, उसमें डायरेक्टर्स लोन वो भी चला गया था, याद करो। इक्विटी शेयर्स इशू हुए थे, कैश हुआ था, कुछ कैपिटल रिडक्शन में चला गया था, तो डायरेक्टर्स लोन भी नहीं। इंटरेस्ट पेबल ऑन 6% डिवेंचर, यार कि कैश में पे हो चुका था, याद करना। उन जर्नल एंट्रीज को फिर से देखो, क्या जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था वो भी पे हो चुका था। तो इधर देखा जाए कुछ भी नहीं बचा इन लोगों के पास करेंट लायबिलिटीज में। लेकिन एक चीज और बची थी, याद करो, लास्ट में जर्नल एंट्री बिल्कुल लास्ट वाली चेक करना, वहां पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया गया था, याद आ रहा है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक तरह का प्रोविजन ही तो था ना वो। तो हम लोग एक नोट बना लेंगे, किस नाम से, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। एक तरह का शॉर्ट टर्म प्रोविजन ही तो है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स हर साल बनता है, हर साल के एंड पे बनता है। तो 1 साल वाला पीरियड आता है ना, 1 साल से कम के लिए, तो बस शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ जाता है हम लोगों का, ठीक। टोटल लगा दो, और कुछ नहीं है इनके पास, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल लग गया इनका, ठीक है। सेकंड नंबर पे आते हैं एसेट साइड पे। आज पता नहीं क्या हो रहा है, हाथ बहुत तेज चल रहा है, नजर ना लगे। पहले नंबर पे क्या होगा, बिना सोचे समझे मत लिखना, नॉन करेंट एसेट्स लिखना। नॉन करेंट एसेट्स आ गए। नॉन करेंट एसेट्स में सबसे पहले हम लोगों के पास क्या आता था भाई, ये तो बिना सोचे समझे भी लिख सकते हो।
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये हो गया। क्या इंटेंजिबल एसेट्स कुछ बचे थे? इंटेंजिबल एसेट्स कुछ नहीं बचे थे भाई। क्या क्या था हम लोग के पास? गुडविल, पेटेंट, सब टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म, गया हो गया था। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं बचे थे, बिक गए थे। जर्नल एंट्रीज चेक करें तो एक तरह से देखा जाए इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं बचता है। तो हम लोगों के पास बिना चाहते हुए भी हम लोगों के पास कुछ नहीं बचता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही। और हम लोगों के पास बाकी करेंट एसेट्स आते हैं। करंट एसेट्स आ गए, करंट एसेट्स आ गए। करंट एसेट्स में सबसे पहले हम लोगों के पास क्या आता है? इन्वेंट्रीज। ओ शिट, सॉरी, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज आता है। दूसरे नंबर पे क्या था? दूसरे नंबर पे अपने पास ट्रेड रिसीवेबल्स था। यार याद करो, जब तुम्हारा बैंक ओवरड्राफ्ट था वो कैंसिल ऑफ हो गया था तो बैंक बैलेंस लास्ट में कुछ बचा था, बैंक बैलेंस बचा था, लास्ट में कुछ पैसा मिलना था, कुछ बैलेंस बचा था। तो ये कहाँ आ जाएगा? एक हम लोगों का और नोट खुल जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, टोटल, इसको थोड़ा लंबा करते हैं, टोटल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जरा नोट्स देखते हैं किसके किसके बनाने हैं। शेयर कैपिटल का बनाना है नोट। यार रिजर्व एंड सरप्लस फालतू बन गया क्या? मुझे ऐसा लग रहा है, या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? अगर ऐसा लग रहा है कि शेयर रिजर्व एंड सरप्लस वाला जो है फालतू बन गया तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे प्लीज बताओ। ठीक है, क्योंकि यार कैपिटल रिडक्शन जब हम लोगों ने राइट ऑफ किया था, एंट्री याद करो, तो एंट्री याद करो, एंट्री याद क्या करो, देख लो। जब हम लोगों ने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट वगैरह करा था तो वहाँ पे कोई बैलेंस बचा ही नहीं था, ना डेबिट का ना क्रेडिट का, तो कैपिटल रिजर्व तो आनी ही नहीं थी, और कोई पुरानी रिजर्व दे भी नहीं रखी, तो रिजर्व एंड सरप्लस का कोई नोट ही नहीं बनना है। ये फालतू बन गया, कोई बात नहीं। कुछ इंसान है गलतियों के पुतले, ठीक है, कुछ गलती हम भी करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे नोट दे दो, ट्रेड पेबल्स पे नोट देने की जरूरत नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पे नोट दे दो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे नोट दे दो, इन्वेंट्री पे नोट मत दो, इस पे मत दो, इस पे दे दो। ठीक है, आते हैं हम लोग। ठीक, सबसे पहले इसका शेयर कैपिटल। ठीक है यार, यहां पे जरा कॉलम वॉलम बना दिया जाए। ठीक है, कॉलम बन गया अपना। शेयर कैपिटल सबसे पहले क्या? इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, अब याद करना, एक इंपॉर्टेंट मैंने बताया था काम तुम्हें हमेशा करना है, कसम दी थी कि करनी है, डरे तो नहीं, बस समझा रहा हूं, बता रहा हूं, डांट नहीं रहा हूं। जब भी जर्नल एंट्रीज करना, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, दुनिया के शेयर्स, फलाने शेयर, डिमा के शेयर्स, कुछ भी, हमेशा ब्रैकेट वाला ब्रेकडाउन रखना है कि इतने शेयर्स इतने रुपए के, इतने शेयर्स इतने रुपए के, इतने शेयर्स इतने रुपए के। उसका मकसद केवल यह रहता है कि जब अब तुम यहां पे लिखने वाले हो टोटल कितने शेयर्स तुम्हें मिले, कितने क्या हुए, वो तुम्हें हेल्प करने वाला है इसमें। अब तुम लोग जर्नल एंट्रीज खोलो और जिसने जिसने ब्रेकडाउन लिखा होगा उसे पता होगा कि जो जो नए शेयर्स इशू हुए हैं उसके अगेंस्ट क्या क्या दे रखा है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कितने टोटल नए शेयर्स हैं। ठीक है, जैसा कि मेरे पास जो अभी फोटो पड़ी हुई है उस पे हो रखा है, सबसे पहले 75,000 इक्विटी शेयर्स थे। फिर याद करो, एक हम लोगों ने डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड के अगेंस्ट हम लोगों ने प्रेफरेंस डिविडेंड के अगेंस्ट कुछ इक्विटी शेयर्स वगैरह इशू कर रखे थे। कितने थे वो? 75,000 प्लस 12,000 प्लस और भी कुछ है। याद करो, डायरेक्टर्स वगैरह को भी कुछ दे रखा था 45,000 के। कितने के? 45,000 के। तो टोटल हम लोगों के पास 1,32,000 शेयर्स हैं। क्या हो गए? 1,32,000
इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, कितने रुपए? 2 रुपए के। बहुत सस्ते हैं क्या? 132 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 264,000, ठीक है ना, 264,000। और अपने पास प्रेफरेंस शेयर्स का हिसाब किताब भी थोड़ा बहुत देख ही लेते हैं ज़रा। प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स कहाँ हो भाई? प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। एक चीज और ध्यान रख लेना यहाँ पर, जैसे कि अब ये देखो, एक सेकंड जरा, प्रेफरेंस शेयर से एक याद करना, ये जो 1,32,000 शेयर्स हैं, इनमें सब के सब जो हैं केवल कैश के लिए इशू नहीं हुए हैं। याद करो, डायरेक्टर्स को हम लोगों ने 45,000 इशू किए, प्लस कुछ डिविडेंड्स के अगेंस्ट गए थे। एक तरह से देखा जाए ये अगेंस्ट कैश नहीं है ना, ये अदर देन कैश है, तो इसका स्पेसिफिकली नोट दे देना, ठीक है ना। क्या दे देना? ऑफ दी अबव शेयर्स, कितने? 45 प्लस 12 कितने? 57,000, ठीक है। 57,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, हैव बीन issued for consideration other than cash। बस ये लाइन लिखनी, थोड़ी लंबी लग रही है, बहुत लोगों का लगेगा कि यार प्लीज यार ये इतना सरदर्द मत कराओ, बट जरूरी है ये लिख देना, स्पेसिफिकली बता देना कि कितने शेयर्स हम लोगों के अगेंस्ट कैश इशू हुए हैं और कितने अगेंस्ट कैश नहीं हुए, यानी कि अदर देन कैश इशू हुए हैं, ठीक है ना। क्या? ऑफ द अबव शेयर्स 57,000, अरे 5 अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। ये हो लिख देना, एक छोटी सी लाइन है, प्लीज थोड़ा कस झेल लेना। अब हम लोग आते हैं अपने प्रेफरेंस शेयर्स पे। कितने प्रेफरेंस शेयर्स? 4,000, कितने परसेंट? एक ब्रैकेट क्लोज कर दें जरा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया ताकि डिफरेंस अच्छे से समझ में आए। क्या हो जाएगा फिर? 4,000 कितने परसेंट? 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज, कितना ईच? कितने के थे? 75 के थे ना, ठीक है, 75 के थे। कितना आता है? 3 लाख, 3 2 5 64, 564,000 के टोटल शेयर कैपिटल की नोट अपनी कंप्लीटेड। सेकंड नंबर पे आती है हम लोगों की नोट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में याद करो 6% डिवेंचर्स थे, 6% डिवेंचर्स। टोटल वैल्यू कितनी थी याद करके बताना, याद करके मत बताओ, बैलेंस शीट चेक करो। 6% डिवेंचर्स की वैल्यू थी टोटल 3,75,000 की, ठीक है। उसमें से एक 20 का पार्ट रिपेमेंट हो चुका था, बस यही करना था, माइनस माइनस कितना? 2,55,000, ठीक। 6% डिवेंचर, फिर 8% डिवेंचर जर्नल एंट्रीज चेक करो। एंट्री नंबर भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। एंट्री नंबर अगर बताया जाए तो एंट्री नंबर जो है जर्नल एंट्रीज की, एंट्री नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स आया था, ठीक। डिवेंचर्स कितने का? 1,30,000 का, 55 30 85, ठीक है, 2 3 485,000 टोटल, ठीक है। तीसरा नोट किसका है? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में हम लोगों के पास बस एक ही प्रोविजन था, वो प्रोविजन किसका था? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंट्री चेक करो, लास्ट एंट्री पे
और ये तुम्हारी एडजस्टमेंट में भी दे रखा है 68,500 का। ठीक है, ये हो गया। 4th नंबर का नोट क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दो चीजें थी अपने पास। एक थी क्या, देख लो भाई क्या क्या था, नहीं तो फिर गलती हमसे हो गई तो कहोगे कि गलती क्यों करते हो। ठीक है, क्या है? सबसे पहले अपने पास था ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की थी? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी याद करो 387,500 की थी। अब कह दोगे यार इसमें प्लस माइनस तुमने करके दिखा नहीं रहे हो। एक बात बताओ, अगर मैं तुम लोग, अरे यार इसको बाहर नहीं लिखना है, सॉरी क्योंकि दो एसेट्स है अपने पास, सॉरी। इसकी वैल्यू कितनी है अभी बताता हूँ, ये मैं क्यों डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बहुतों को आता होगा क्योंकि वो लोग ज्ञानी हैं, लेकिन जो लोग सीखने आए हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और जो लोग ज्ञानी हैं यार, अगर वो लोग संयम के साथ काम कर रहे हैं तो प्लीज ऑफेंड ना हो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गई, हमने पास एक प्लांट भी था भाई। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं है यार इनके पास, क्या करा जाए। प्लांट कितने का है? 50,000 का। 50,000 का, इसका टोटल लगा लो यार 500, 7, 8, 5, 13, 437,500। ठीक है, अब एक बात बताना 387,500 डायरेक्ट लिखने का रीज़न ये है कि भाई एक बात बताओ, हम लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी उसको 2 हिस्सों में बांटा था। ठीक है, 2 हिस्सों में बांटा था, कुछ ऐसा अमाउंट था शायद उसका, अगर जितना नहीं, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, 4,25,000 की टोटल हम लोगों की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे रखी थी। ठीक है, उसको 2 हिस्सों में बांटा था, 1 लाख और 3,25,000। ये जो मैंने बाइफरकेशन कराया था वो इस पर्पज से कराया था, किस पर्पज से कराया था? रिवैल्यूएशन के पर्पज से, कि हम लोग रिवैल्यू करने वाले थे इनको, तो उसके पर्पज से बाइफरकेशन कराना जरूरी था। लेकिन एक बात बताना, ये जो अपनी क्या कहते हैं, ये 1 लाख वाली जो थी ये तो चली गई ना। रेड मार्केट से मैंने तभी बताया कि ये जो 1 लाख वाली जो मशीनरी थी ये तो चली गई ना। किसके पास चली गई? डिवेंचर होल्डर्स के पास चली गई। डिवेंचर होल्डर्स के पास चली ही गई ना, तो एक तरह से देखा जाए ये तो टाटा बाय बाय हो गई ना। एक हिस्सा तो चला ही गया, बचा जो भी, जितनी भी कीमत बची होगी इस हिस्से की बची होगी ना। ये तो मैंने बाइफरकेशन इसका 120 पे और इसका कुछ दूसरे अमाउंट पे इसलिए कराया था क्योंकि रिवैल्यूएशन करना था। लेकिन अब हो क्या रहा है कि 1 लाख वाली तो चली गई ना। अगर हमको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखनी है तो केवल इस बची हुई वैल्यू को देखेंगे ना कि इसमें कितना बच गया। ये तो वो ले ही गए, कितना ज्यादा बढ़ा के ले गए या जितना कम पे ले गए डजेंट मैटर। इस समय रिवैल्यूएशन के लिए मैटर करता है, उसके लिए अपने को बाइफरकेट करना पड़ेगा। लेकिन होगा क्या कि जब हम लोगों को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू देखनी है कि भाई कितने की आखिरी में बैलेंस शीट में हमको दिखानी है, तो केवल रिमेनिंग वैल्यू ही देखेंगे कि कितनी बची है। ठीक है ना, जितनी बची है उसको जितने पे बढ़ाया घटाया उस वैल्यू को लिख देंगे। तो देखा जाए उसने एडजस्टमेंट देख लो, जो पॉइंट एडजस्टमेंट नंबर क्या था, 8th वाला जो एडजस्टमेंट था उसमें क्या, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग टू डिवेंचर होल्डर बी वैल्यूड एट 387,500। तो एक बात बताना, जो बैलेंस शीट पे ये जो 1 लाख वाली थी, ये जितने पे भी वो लोग ले गए, जब वो लोग वही लोग लेके चले गए हैं तो हमें इसको बैलेंस शीट में शो कैसे कर सकते हैं? जो चीज हमारे पास है ही नहीं वो बैलेंस शीट में कैसे शो होगी? है तो अपने पास ये, तो इसकी कीमत नहीं क्या लगाई गई, 387,500। दैट्स इट, हम लोगों ने बैलेंस शीट में उसको लिख दिया। बस यही था और कुछ नहीं था। इस पे ज्यादा टाइम हम लोग और नहीं देते हुए आगे बढ़ते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गई है 4th नंबर वाला। फिर अपना आता है लास्ट का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब यहां पे देखो, कैश एट बैंक, भाई अपनी नोटबुक जो है ना उसको पलटो। ठीक है ना, पलटो क्या, देखो ध्यान से।
वर्किंग नोट कौन सा बना रखा था? वर्किंग नोट नंबर 1 था कैपिटल रिडक्शन, सेकंड वाला बैंक अकाउंट बनाया था, तो कैश एंड बैंक बचता है, बैलेंस कितना आ रहा था हम लोगों का? 35,000। दैट्स इट, यही था। अब जल्दी से हम लोग इसको यहाँ पे भर लेते हैं। कितना है ये? 5,64,000 है, और रिजर्व से सरप्लस में कुछ है ही नहीं, निल है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अपनी आ रही है कितने की? 485,000 की। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 485,000, ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस अपने पास 68,500 के आ रहे हैं। ट्रेड पेबल्स की वैल्यू बैलेंस शीट में, ट्रेड पेबल्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, वो जैसे थे वैसे ही आ जाएंगे। ट्रेड पेबल्स हैं कितने के? ट्रेड पेबल्स अपने ट्रेड पेबल्स 3 लाख के हैं। ठीक, 3 लाख, ठीक है, ये हो गया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 437,500 लिख दो, 437,500 लिख दो। और इन्वेंट्री रुक के, इन्वेंट्री में एडजस्टमेंट थी। इन्वेंट्री थी कितने की? बैलेंस शीट चेक करो। इन्वेंट्री 4,25,000 की थी। लास्ट एंट्री चेक करना, या फिर एडजस्टमेंट नंबर 7th देखो क्या कह रहा है? इन्वेंट्री टू बी रिटर्न ऑफ बाय 65,000, यानी कि इन्वेंट्री की वैल्यू 65,000 से अपने को घटानी पड़ेगी। इसको माइनस करते हैं जल्दी से जरा। इन्वेंट्री है 4,25,000 की, माइनस 65,000, 3,60,000, ठीक है, 3,60,000 ये हो गया। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के थे? ट्रेड रिसीवेबल्स में कोई चेंज नहीं है। और ट्रेड रिसीवेबल्स अपने थे, ट्रेड रिसीवेबल्स अपने 485,000 के। एक अल्टरनेटिव वे और हो सकता है, देखो ट्रेड रिसीवेबल्स और ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो था, इसका एक अल्टरनेटिव वे भी हो सकता है। तुम इस नोट को मत लिखो, इस आइटम को यहाँ पे मत दिखाओ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन मत दिखाओ। एक काम कर सकते हो, वहां पे कुछ मत दिखाओ, लेकिन जब ट्रेड रिसीवेबल वाला आप आइटम लोगे तो उसमें एक नोट दिखा देना, और वहां पे ट्रेड रिसीवेबल्स का टोटल अमाउंट लिखना, उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स एज द केस में भी जो भी दे रखा है उसको माइनस करके जो नेट की फिगर आ रही हो वो ट्रेड रिसीवेबल्स में दिखा देना। जैसे कि हम लोगों का ट्रेड रिसीवेबल्स की फिगर आ रही है 485,000 की, उसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम लोगों का 68,500 है, बस ये माइनस करके ट्रेड रिसीवेबल वाले पे 416,500 रुपए का एक नोट दिखा सकते हो, ठीक है। इसका ऑल्टरनेटिव वे देखो, इसको हटा देना, ट्रेड रिसीवेबल्स वाले पे नोट दिखा देना। तो यहाँ पे जब नोट लिखोगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स का 485,000 लिखना, माइनस कर देना 68,500, और जो नेट की फिगर आ रही है 4,16,500 उसको यहाँ पर दिखा देना। कोई दिक्कत नहीं होगी, बैलेंस शीट गारंटीड मैच करेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दे रखा है? 35,000 का। दैट्स इट। अब जल्दी से देख लेते हैं टोटल वगैरह करके कि क्या हालत है। 5,64,000 प्लस 485,000, 3 लाख प्लस 68,500, एक तरफ का टोटल क्या कहते हैं 14,17,500 आ रहा है, माइनस करके दूसरी साइड देखते हैं 4,37,500, 360 माइनस 485,000 माइनस 35,000। इस सिस्टम में एक सेकेंड जरा रुकना, जरा एक इसमें एरर आ रहा है यार। एक तरफ ज्यादा टोटल कर लिया है क्या? अरे यार यहाँ पे देखो दिक्कत हो रही थी, एक इसकी जगह 385 होगा, सॉरी। तभी तो सोचूं यार ये गलत कैसे आ रहा है, यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी। 5,65,000 देखो क्या आ रहा है, 5,64,000
प्लस 385,000 प्लस 3 लाख प्लस 68,500 13,17,500 आ रहा है। पहले 14,17,000 इधर यार कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। आई एम सो सॉरी, आई अपोलोजाइज। प्लीज़ यार, गलती मुझसे भी हो सकती है, कोई इसमें नई बात नहीं है। 437,500 माइनस 3,60,000 माइनस 485,000 माइनस 35,000, दैट्स इट, जीरो हो गया। हम लोगों की बैलेंस शीट मैच कर गई है। टोटल आ रहा है अपना 13,17,000। अरे यार क्यों इतना नाराज है, क्या है, 13,17,500 टोटल आ गया। 13,17,500 अपना टोटल आ गया। ठीक है, यहाँ पे एरर आ रहा था, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में मैंने जल्दी जल्दी में गलती कर दी थी। 385 था और 485 कर दिया था, तो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। प्लीज़ आप लोगों का समय ज़रा ज़्यादा लग गया, तो प्लीज़ थोड़ा सा नाराज़गी ना दिखाएं आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों का समय ले लिया मैंने, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। खैर, अपना क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से हो चुका है। मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए हटा हूँ, 2 मिनट के लिए नहीं, 20 सेकंड के लिए भी नहीं हटा हूँ, मैं केवल 10 सेकंड के लिए हटा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो, जो भी करना है कर लो। बस आई होप सो इतना टाइम काफ़ी होगा कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट या फिर जो भी नोट डाउन करना ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्रीनशॉट मत लो, मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि पढ़ रहे हो भाई, सीए स्टूडेंट हो या सीएससीए में जो भी कर रहे हो वो आप लोग कर रहे हो। आप लोग प्लीज़ शॉर्टकट्स मत लेना, मैंने हमेशा बोल रखा है, फिर से यार लिख रहा हूँ यहाँ पर कि नो शॉर्टकट्स। ठीक है, और रेड मार्कर से लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि सच में इसकी कोई वैल्यू है इस बात की। शॉर्टकट्स प्लीज मत लेना, प्लीज मत लेना, प्लीज मत लेना, इसे नोट करना ना कि स्क्रीनशॉट लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के और बेटर क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो मेरा बेसिक फंडा क्या था, मैंने शुरुआत से लेकर के आपको सीढ़ी चढ़वा रहा हूँ, ना कि मैं जंप करवाने वाला हूँ कि 10 मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं और काम खत्म किया जाए, टाटा बाय बाय मैं कर दूं। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि एक एक चीज़ में बेसिकली जो जो आपको ज़रूरत है उसे कवर करा पाऊँ कम से कम टाइम में। लेकिन अगर ये टाइम भी आपको देना पड़ेगा, अगर जितनी भी मेरी प्लेलिस्ट अभी तक हुई है, कुछ नहीं तो अप्रॉक्सीमेट वो 8 घंटे की हो जाएगी, इस वीडियो को मिलाने के बाद 8 से 9 घंटे की हो जाएगी। इतना टाइम तो आप दे ही सकते हो ना किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में या सब्जेक्ट में, इतना टाइम तो दोगे ही ना। और सीए का स्टूडेंट या सीएस का स्टूडेंट, आप लोगों को तो हमेशा अपडेटेड रहना ज़रूरी है, और केवल सीए स्टूडेंट्स के लिए ही क्यों, हर किसी के लिए हर समय काम करते रहना ज़रूरी है कि 24 घंटे हैं तो उसमें से कम 16 घंटे तो 15 घंटे तो आप काम करो ही करो, मेहनत करते ही रहो। तो इसलिए कह रहा हूँ इतना टाइम तो आप दे ही सकते हो, तो प्लीज़ आप लोग टाइम दो और पढ़ाई करते रहो। और अगर आपने वीडियोस कवर नहीं करी हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट का लिंक जो है आई बटन पे दे रखा है, आप लोग जा करके प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को कवर करो। और भी अभी चैप्टर्स कवर होंगे, अभी फिलहाल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के और बेटर क्वेश्चन आने वाले हैं। फॉर द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।